हेलो चिल्ड्रन। हमारे आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से डिब्रॉय का जो हाइपोथेसिस था वो एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव हुआ। पर चिल्ड्रन, आज के वीडियो को चालू करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कट बता दूं। इस वीडियो को तभी देखना जब आपका वेव्स चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो, जब आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से आता हो, तभी इस चैप्टर को देखना, तभी इस वीडियो को देखना। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अच्छे से नहीं आता है, अगर आपको नहीं पता कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आप वेव्स चैप्टर या वेव थियरी ऑफ लाइट इस चैप्टर से वेव्स के बारे में सीखो। उसके बाद इस कंसेप्ट को समझो। तो चिल्ड्रन, बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ डिब्रॉयज hypothesis was proved correct, we will first understand what is Bragg's law. तो ब्रैग्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो वेव्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, ब्रैग्स लॉ इज ट्रू फॉर वेव्स। यानी लाइट ब्रैग्स लॉ को फॉलो करती है, एक्सरे ब्रैग्स लॉ को फॉलो करते हैं। एक्सरे भी एक तरीके की लाइट ही है। तो जितने भी वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि लाइट हो गई, एक्सरे हो गया, ये सब ब्रैग्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ब्रैग्स लॉ क्या है? मान लेते हैं ये एटम्स है। ओके, तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, ऐसे काफी सारे एटम्स हैं। ये एटम्स की पहली लेयर है और ये एटम्स की दूसरी लेयर है। तो ये कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, ये आयन हो सकता है, ये कैल्शियम, ये कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये निकल हो सकता है, वगैरह वगैरह। कोई भी मेटल है, उसमें ऐसे एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं। अगर इसके ऊपर मैं एक्सरे डालूं, तो देखो एक्सरे की अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मान लेते हैं ये एक्सरे की एक रे इस तरह से कॉपर के इस एटम पे, या इस कोई भी एटम हो सकता है, निकल के एटम पे इंसिडेंट हुई और यहां से हो गई रिफ्लेक्ट। ओके, और उसका पूरा वेव फ्रंट बना देता हूं मैं। यहां से एक और रे आई इस तरीके से। अब वो रे तो इस पहले लेयर को पार करके चली जाएगी। देखो यहां पे कोई एटम नहीं है, तो वो पहले लेयर को पार करके इस नीचे वाले एटम से रिफ्लेक्ट होके यहां पे आएगी। तो दो रेज है, पहली रे ऐसी चली गई और दूसरी रे ऐसी चली गई। ये एक्सरे भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। नाउ चिल्ड्रन, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इस एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे डी कहा जाएगा। डी को कहा जाता है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो जो एटम के दो लेयर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका नाम रख दिया डी, और डी का नाम रख दिया इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अब चिल्ड्रन, यहां से लेके यहां तक मैं ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अगर चिल्ड्रन ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? ये पूरा एंगल 90 है। तो अगर ये थीटा है तो ये अंदर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब चिल्ड्रन, अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये थीटा? देखो ये पूरा 90 है, ये 90 है, 90 में से ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट है बीसी, अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट है एसी। देयरफॉर साइन थीटा हो जाएगा, बीसी की वैल्यू हमें नहीं पता, अपॉन ए सी, तो डी है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। देखो ए सी तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, तो बीसी की क्या वैल्यू हो गई? डी साइन
थीटा। तो अब हमें बी से लेके सी के बीच का वैल्यू पता है डी साइन थीटा। अब इसका नाम रख देते हैं कैपिटल डी। सी से लेके डी भी वही हो जाएगा ना, देखो सेम है, सिमेट्री के डायग्राम। तो अगर ये डी साइन थीटा है तो ये भी डी साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको नाम दे देते हैं रे वन, इसको नाम दे देते हैं रे टू। तो रे वन यहां से यहां और यहां से यहां चली, रे टू यहां से यहां और यहां से यहां चली। सबको पता है रे टू ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। ये देखो रे वन सिर्फ यहां से यहां तक चली, रे टू यहां से यहां अंदर घुस के फिर ऐसी बाहर आई। रे टू ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो रे टू ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर किया? रे वन के कंपैरिजन में, रे टू ने एक्स्ट्रा कितना चला? देखो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक दोनों सेम चले, करेक्ट। ये देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सेम है। तो रे टू एक्स्ट्रा कितना चला? बीसी और सीडी एक्स्ट्रा चला रे टू। क्योंकि देखो यहां से लेके ये दोनों रे के लिए ये पाथ कॉमन है, दोनों रे के लिए ये पाथ भी कॉमन है। तो रे टू एक्स्ट्रा कितना चला? एक्स्ट्रा चला बी सी प्लस सी डी। तो जो पाथ डिफरेंस है दोनों के रास्ते में, जो फर्क है, एक्स्ट्रा पाथ जो रे टू को चलना पड़ा वो था बी सी प्लस सी डी। पर बीसी और सी डी दोनों का वैल्यू डी साइन थीटा है। तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा हो जाएगा 2d साइन थीटा। तो जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा 2d साइन थीटा। अब अगर रे वन और रे टू को कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करना है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस को होना चाहिए या तो 0 या लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या इन जनरल n लैम्डा। ये जो पार्ट डिफरेंस है इसका वैल्यू होना चाहिए n लैम्डा। ये हमने वेव्स चैप्टर में सीखा है। तो अगर वेवलेंथ होगी 2d साइन थीटा अपॉन n, तो यहां पे हमें मिल जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब यहां पे हमें एक ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगी, क्योंकि ये दोनों लाइट की रेज ने एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है, तो यहां ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको देखना है तो लाइट की वेवलेंथ ये होना चाहिए। तो ये जो हमने पूरी चीज पढ़ी इसमें पार्टिकल नहीं है, ये पूरा लाइट रेस के ऊपर है। तो दिस इज लाइट रेस, और अगर ये दो लाइट रेस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो लाइट का वेवलेंथ ये होना चाहिए। तो चिल्ड्रन अब हम देखते हैं डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसे उन्होंने डिब्रॉय के हाइपोथेसिस को सही प्रूव किया। तो डेविसन और जर्मर ने सबसे पहले एक इस तरीके की मेटल को लिया। ये एक मेटल है, टंगस्टन का मेटल, और इसे एक वोल्टेज दे दिया। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया है, इस मेटल की कॉइल को वोल्टेज दिया है। ये लो वोल्टेज होता है, कोई बहुत हाई नहीं होता, दिस इज लो वोल्टेज। और ये है मेटल, ये पूरा मेटल है। तो चिल्ड्रन मेटल को अगर आप वोल्टेज दोगे तो मेटल गर्म हो जाता है, और मेटल अगर गर्म होता है तो वो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने लगता है। तो इस चीज को आप, इस पूरी चीज को आप इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हो। इसको इलेक्ट्रॉन गन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको, मेटल को हमने वोल्टेज दे दिया तो मेटल गर्म होगा, और गर्म होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स छूटेंगे गोली की तरह से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में निकलेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो इसके सामने एक बहुत ही पतले होल वाला सिलेंडर रख दिया। तो एक ऐसा सिलेंडर रखा जिसके बीच में बहुत ही पतला सा एक होल है, इसका नाम है कॉलीमेटर। क्या फायदा है इसका? सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स की बीम आर पार हो पाएगी
जो इस कॉलीमेटर को पास कर सके। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन की बीम यूजफुल नहीं है, ये वाली इलेक्ट्रॉन की बीम यूजफुल नहीं है, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन की बीम हमें चाहिए। तो अब हमें यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की बीम मिल चुकी है। दिस इज इलेक्ट्रॉन की बीम। अब यहां पे सामने एक निकल का क्रिस्टल रखा गया। यह है निकल का क्रिस्टल। इतना बड़ा बनाया पर यह बहुत छोटा सा होता है, बहुत पतला होता है। तो दिस इज अ निकल क्रिस्टल। आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया है पर होता बहुत ही पतला है। अब कुछ लोग बोलेंगे निकल ही क्यों लिया? निकल लेने का यह रीजन था, उस वक्त निकल की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पता थी। हमें पता था कि निकल कैसा होता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इसीलिए निकल का मेटल लिया गया, क्योंकि उसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छे से पता है। तो अगर मैं इसके एटम्स को देखूं, निकल के एटम्स को, तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो जो मैं बना रहा हूं ये निकल के एटम्स का अरेंजमेंट है। तो इस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं निकल के, जैसा हमने ब्रैग्स लॉ में देखा। और इन एटम्स के बीच की डिस्टेंस हमें पता है, यानी कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग पता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो डी की वैल्यू यहां पे हमें पता है। तो निकल इसलिए चूज किया गया क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से पता थी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हमें अच्छे से पता था, इसीलिए निकल, डेविसन और जर्मर ने इसे निकल को चूज किया। अब चिल्ड्रन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा दिया गया। यह है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। और इस गन और इस कोलीमीटर के बीच में एक और बैटरी लगा दी। तो होगा क्या? देखो, कोलीमीटर अब पॉजिटिव से कनेक्टेड है। जो कोलीमीटर है ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। दिस कोलीमीटर विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे और यहां से एकदम हाई स्पीड पकड़ लेंगे। तो कोलीमीटर के अंदर इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड पकड़ लेता है और हाई स्पीड पकड़ के गोली की तरह बाहर निकलता है और निकल के क्रिस्टल को हिट करता है। नाउ चिल्ड्रन, इसका वोल्टेज हम V ले लेते हैं। काम का ये वाला वोल्टेज है V, ये बहुत काम का वोल्टेज है। अब चिल्ड्रन, आप एक एक्सपेरिमेंट करो कुछ इस तरीके का कि अपने हाथ में ढेर सारा चावल ले लो, टेक फिस्ट फुल ऑफ राइस, और उस चावल को पकड़ के दीवार पे फेंक दो। आपके सामने दीवार होगी, उस पर दे मारो। तो क्या देखोगे? आप देखोगे चावल पूरे फ्लोर पे बिखर गया है। क्या आपको ऐसा दिखाई देगा? थोड़ा सा चावल यहां पे, फिर यहां चावल नहीं है, फिर चावल यहां पे, फिर चावल नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न दिखेगा? या ऐसी हर जगह रैंडमली फैले होंगे चावल? चावल के दाने रैंडमली फैले होंगे, यही हमें दिखता है। अगर हम चावल के दानों को पकड़ के दीवार पे ऐसा दे मारे और फिर हम देखें फ्लोर पे, तो कोई खास पैटर्न दिखता है क्या? नहीं दिखता, कोई पैटर्न नहीं दिखता। चावल हर जगह रैंडमली फैल जाता है। तो चावल पार्टिकल है। तो अगर पार्टिकल किसी दीवार से टकराता है, बहुत सारे पार्टिकल्स अगर किसी दीवार से टकरा रहे हैं, किसी क्या कहेंगे इसे, किसी ऑब्स्टेकल से टकरा रहा है, तो वो चारों तरफ फैल जाता है वैसे पार्टिकल्स। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को हमने दे मारा निकल के क्रिस्टल पे, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन फैल जाना चाहिए। सो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड? इट वाज एक्सपेक्टेड दैट यू विल गेट इलेक्ट्रॉन्स एवरीवेयर। यहां हर जगह इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन हर जगह फैल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रखो, इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलने चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ। यस चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं फैले हुए थे। हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं फैले। इलेक्ट्रॉन ने कुछ खास चीजें कर दी। यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे। सो इलेक्ट्रॉन्स बिहेविंग लाइक वेव्स। इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव करने लगे। जब इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से पता लगाया गया इलेक्ट्रॉन कहां है,
तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। वेव्स में भी यही होता है ना, जब इंटरफेरेंस होता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वेव एक जगह पे स्ट्रांग हो जाती है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दूसरी जगह पे वेव वीक हो जाती है। तो एक जगह पे होना, दूसरी जगह पे ना होना, फिर तीसरी जगह पे होना, फिर चौथी जगह पे ना होना, ये तो वेव्स का काम है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये तो वेव्स दिखाती है। एक जगह पे ज्यादा और दूसरी जगह पे कम, इस तरह की प्रॉपर्टीज तो वेव्स की होती है। पर वही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन भी दिखाता है। तो हमें पता चला कि अगर ये वोल्टेज 54 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज कितना है? 54 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन, ये एंगल 50 डिग्री है, 50 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यहां पे नहीं मिलते, यहां पे भी नहीं मिलते। तो इलेक्ट्रॉन्स आर शोइंग प्रॉपर्टीज लाइक डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, मतलब यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 50 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा हो गया ये सब। तो so electrons are now showing properties like waves। एक जगह पे कंस्ट्रक्ट हो जाना, दूसरी जगह पे डिस्ट्रॉय हो जाना, ये पार्टिकल की हरकतें नहीं है, ये वेव्स की हरकतें हैं। तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह हरकतें कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में जब हमने इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को देखा तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के 50 डिग्री के एंगल पे मिल रहा था। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, वो वेव्स की तरह हरकत कर रहा था। ओके, अब देखो इसका और मैथमेटिकल प्रूफ देखो कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखो। ये वोल्टेज कितना है? 54 वोल्ट। अब डिब्रॉय ने बोला था फॉर एन इलेक्ट्रॉन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए, इस फॉर्मूला के ऊपर। ये किसने बोला? ये डिब्रॉय ने डिराइव किया था। ओके, तो अगर आप वोल्टेज को 54 रखो यहां पे, तो ये हो जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट 54। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो आएगा 1.67 एम्स्ट्रॉन्ग। तो 1.67 एम्स्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की डिब्रॉय के हिसाब से। अब चिल्ड्रन, हमने ब्रैग्स लॉ पढ़ा था। तो ब्रैग्स लॉ बोलता है अगर इलेक्ट्रॉन की जगह हम एक्सरे भेज दें, एक्सरे वेव होती है, इलेक्ट्रॉन की जगह हम एक्सरे भेज दें तो क्या होगा? ओके, इफ एक्सरेज आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जगह अगर एक्सरे हम भेजें और एक्सरे यहीं पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाए, एंड एक्सरेज शो कंस्ट्रक्टिव interference just where electrons showed constructive interference। यानी अगर एक्सरे के साथ ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाए और एक्सरे को यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लिया, अगर एक्सरे को यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो वो एक्सरे की वेवलेंथ क्या होगी? तो ब्रैग्स लॉ की मदद से कैलकुलेशन करते हैं चिल्ड्रन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो पूरा एंगल है यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, इस एंगल का नाम दे देता हूं x, इस एंगल का नाम दे देता हूं x। सिमेट्रिक है ना, तो नाम x और x। तो 50 प्लस x 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं चिल्ड्रन। 50 प्लस x
180 डिग्री होना चाहिए, तो 2x 130 डिग्री होना चाहिए और x की वैल्यू हो जानी चाहिए 65 डिग्री। तो चिल्ड्रन ब्रैग ने जो बोला था वो आप देखते हैं। देखो ब्रैग ने बोला था अगर ये एंगल थीटा है, ओके, ब्रैग ने x नहीं, ब्रैग ने एंगल को थीटा बोला था। तो बाय ब्रैग्स लॉ तो ब्रैग्स लॉ के हिसाब से एंगल 65 हो जाएगा। और अगर ब्रैग्स लॉ के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है तो लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2d साइन थीटा अपॉन एन। ब्रैग्स लॉ बोलता है अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो वेवलेंथ ये होना चाहिए। और थीटा की क्या वैल्यू है, थीटा की वैल्यू होना चाहिए 65। हमने कैलकुलेट की ना अभी अभी, तो थीटा की वैल्यू 65 डाल देते हैं। ओके, तो यहां पे थीटा की वैल्यू अगर 65 डालूंगा तो लैम्डा हो जाएगा 2 इंटू, निकल का डी तो पता है हमें 0.91 एंगस्ट्रॉम। एन को 1 ले लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का हम डिफ्रैक्शन देखेंगे, और ये हो जाएगा साइन 65। इसे कैलकुलेट करोगे तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो चिल्ड्रन अगर आप ध्यान से मैच करो, डी ब्रॉगली ने बोला कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए 1.67। प्रैक्टिकल किया हमने इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन ने यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया। और अगर इलेक्ट्रॉन की जगह हम एक्सरे यूज करें और एक्सरे को भी वहीं पे वैसा ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएं तो एक्सरे की वेवलेंथ होनी चाहिए 1.65। और डिब्रॉय ने क्या प्रिडिक्ट किया, 1.67। तो कितने का फर्क है चिल्ड्रन, 0.02 एंगस्ट्रॉम का फर्क है। और आप जानते ही हो कि जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है कोई ना कोई फर्क तो आ ही जाता है बिकॉज ऑफ एरर्स। सो विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर्स electrons, if they have a wavelength of 1.67, they will show constructive interference over here. And X-ray, if they have wavelength 1.65 angstrom, they will show constructive interference over here. यानी within experimental error, थोड़ा बहुत experimental error तो होता ही है, within experimental error ये प्रूव हो गया कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वाकई 1.67 एंगस्ट्रॉम होगी। यानी कि एक तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर ही रहा है, प्लस ये जो फॉर्मूला दिया है डिब्रॉय ने, उस फॉर्मूले से जो वेवलेंथ निकल रही है उसी वेवलेंथ की अगर एक्सरे इस्तेमाल की जाए तो एक्सरे भी उसी तरीके का बिहेवियर दिखाएगा, 50 डिग्री पे ही कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा। तो चिल्ड्रन इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि जो डिब्रॉय का हाइपोथेसिस था, उसका जो फॉर्मूला था वो सही था। इवन इलेक्ट्रॉन्स शो प्रॉपर्टीज लाइक वेव्स। इलेक्ट्रॉन क्या आप और मेरे, आपकी और मेरी भी वेवलेंथ है, बस हमारा मास ज्यादा होने के कारण हमारी वेवलेंथ दिखती नहीं है, डिटेक्टेबल नहीं है।